कैसे परीक्षा रद्द हुई और कैसे उनको लीड मिली? पिछली सरकार में जो भर्तियां हुई थी और उस भर्ती के दौरान जो पेपर लीक हुए थे उनके केसेस दर्ज थे। हर्षवर्धन पे जब ध्यान केंद्रित हुआ, फिर कुछ और लोग पकड़ में आए, फिर सब्सिक्वेंटली जो ब्लूटूथ गैंग है उसका इन्वॉल्वमेंट आया। सरकारी नौकरी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। वो संदेह के घेरे में है, उन पर भी जांच होगी, गिरफ्तारी होगी। क्या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी? फिर लोगों को लगा कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पेपर लीक करना, पेपर बेचना। तो इसमें हम लोगों ने अरेस्ट किया है। वो लोग अपने पूरे आसपास के परिवार, रिश्तेदार, ऐसे लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती करा दिया है। पब्लिक ने हमारा काम बहुत एक तरह से कहें कि आसान कर दिया। कार्मिक विभाग का आदेश है, सभी विभागों के लिए है, दिव्यांग कोटे से भर्ती है, उनकी दोबारा जांच कराई जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। लोग बहुत क्रिएटिव हैं, परिवार तोड़ दिया उन्होंने नौकरी के लिए। नौजवान है, वो थोड़ा कम टेंशन में रहे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा है कि ये जांच का एक ये भी पहलू है। लेकिन अभी इस तरह से भी हनुमान बेनीवाल और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो कह रहे हैं क्रेडिट लेने का कि हम लोगों के प्रयास से ही ये भर्ती रद्द हुई है। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। वर्दी के अंदर आरपीएस से निकाले गए। उन्होंने अपना काम छोड़ के, सारे काम छोड़ के, दिन रात भाग भाग के जालौर, सांचौर इतना काम किया। मैं कहूँगा 24 घंटे में 24 घंटे काम किया, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर उपलब्ध कराया, हाई कोर्ट में अनुराग शर्मा जी को उपलब्ध कराया। ये तो ऐसे ही भर्ती रद्द हो गई। अब ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार, वो कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? भर्ती कैंसिल हुई है। राजस्थान पुलिस में अच्छे थानेदारों की बहुत ज़रूरत है। ये बेईमान तो होते हैं एडिशनल एसपी। राजस्थान की ऐसे हाई प्रोफाइल भर्ती परीक्षा जिसमें अब तक 122 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें 55 ट्रेनी एसआई, 27 कर्मचारी और तकरीबन 88 लोग फरार हैं जिनको एसओजी की तलाश है। ये है एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा, जिन्होंने हाई कोर्ट ने हाल ही में रद्द कर दिया। इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने के जो पीछे श्रेय जाता है वो है एसओजी एटीएस की एसआईटी टीम। और इस एसआईटी टीम के मुखिया और पूरे एसओजी एटीएस के मुखिया एडीजी विके सिंह जी। आज हमारे साथ में विके सिंह जी हैं। कैसे परीक्षा रद्द हुई और कैसे उनको लीड मिली, इस पूरे मामले में लेकर जात करते हैं। सर, आपका एक तो सबसे पहले स्वागत, बधाई आपको, शुभकामनाएं सर इसके लिए। धन्यवाद आपको। सर, कैसे लीड मिली और किस तरह से इस बात का खुलासा हुआ? देखिए, जब नई सरकार का गठन हुआ था उसके दूसरे दिन ही उन्होंने एक एसआईटी के गठन का आदेश जारी किया था। मैंने 1 जनवरी 2024 को यहाँ एज एडीजी एटीएस एसओजी ज्वाइन किया। उस समय कुछ पिछली सरकार में जो भर्तियां हुई थी और उस भर्ती के दौरान जो पेपर लीक हुए थे उनके केसेस दर्ज थे। तो शुरुआत तो हम लोगों उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन से किया था, और उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जो पब्लिक के लिए, कि अगर किसी के पास कोई सूचना है तो वो सूचना उस पर साझा कर सकते हैं। उसी दौरान जब कार्रवाइयाँ धरपकड़ तेज हुई और लोगों का जो विश्वास बढ़ा, तो एक सूचना आई थी डालू राम के बारे में कि वो डमी थानेदार भर्ती है। जब उसकी जांच हुई तो पता चला यस, उसके बदले किसी दूसरे ने परीक्षा दी है। तो उसका डमी और वो दोनों को जब हम लोग पकड़ के पूछताछ कर रहे थे तो उससे हर्षवर्धन का जिक्र आया। हर्षवर्धन पे जब ध्यान केंद्रित हुआ तो फिर कुछ और लोग पकड़ में आए। उसी के दौरान जो एक इम्पोर्टेंट उनका गैंग का मेंबर था शिवरतन मोट, वो पकड़ में आया और उसने ये खुलासा किया था कि जो रविंद्र बाल भारती स्कूल है जयपुर की, वहाँ पे उसकी और यूनिक भाम्बू की एज ए इन्विजिलेशन इस परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई थी। और यूनिक भाम्बू ने वो पेपर का फ़ोटो लेके मोबाइल से व्हाट्सएप के जरिए बिश्नोई गैंग, जगदीश बिश्नोई गैंग को भेजा था उसने। तो ये ऐसी बेसिकली डिस्क्लोजर थी जो इजीली वेरीफिएबल थी। इसका सत्यापन हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि हाँ, यूनिक भाम्बू की उस सेंटर पे ड्यूटी लगाई गई। अब यूनिक भाम्बू एक ऐसा शख्स है जो इस पेपर लीक के धंधे में लगभग 2008 से सक्रिय है। ऐसे कैंडिडेट की अगर वो ड्यूटी लगाई जाती है तो निश्चित तौर पे ये गंभीर मामला है। तो इस पे जब जो जो फोकस करके बाकी जो सूचनाएं थी उसके सत्यापन हुआ तो उस दौरान खुलासा हुआ कि हाँ, तो पेपर लीक, और पेपर लीक के जरिए बहुत सारे लोग आउट हुआ पेपर पढ़ के और फिर वो
इस भर्ती में पास हो गए हैं। हम लोगों ने वो प्रशिक्षणरत थे तो यहाँ पुलिस एकेडमी से और आरपीटीसी जोधपुर से बहुत सारे लोगों को ला के पूछताछ की और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई। जो गिरफ्तारियों की शुरुआत हुई तो लोगों का भरोसा एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने फिर बहुत सारी सूचनाएं और बढ़ चढ़ के देना चालू किया। उन सूचनाओं के सत्यापन से, बहुत सारे कंप्लेंट से, जो डेटा है उसको देखने से, जो इनका रिकॉर्ड है उसको देखने से करके, और जो अरेस्ट हो रहे थे उनके डिस्क्लोजर से धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। फिर सब्सिक्वेंटली जो ब्लूटूथ गैंग है उसका इन्वॉल्वमेंट आया। उसके अलावा बहुत सारे जालौर का जो ये सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारन, इस गैंग का आया। इसमें अपना दौसा साइड के कुछ लोगों का डिस्क्लोजर हुआ, जयपुर के आसपास के लोगों का डिस्क्लोजर हुआ। ये करते करते जो रामूराम रायका थे आरपीएससी सदस्य पहले, उनके दोनों बच्चों के जो सिलेक्शन है उसके बारे में तफ्तीश हुई तो कटारा जी का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जो आरपीएससी के सदस्य थे। उन्होंने ही अनुसंधान में पता चला कि इस परीक्षा के सभी पेपर बनाए थे। तो एक एक करके कड़ियाँ दर कड़ियों का जोड़ के पूरा प्रकरण सामने आया है और उस पर हाई कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद जो भी फैसला दिया वो सबके सामने है। और जैसा मैंने बाकी जो साक्षात्कार करने वाले हैं उनको बताया था कि यह फैसला राजस्थान के सरकारी नौकरी के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा और आगे कोई भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने के पहले कई बार सोचेगा, क्योंकि ये जो डिमांड साइड है, एक होता है कि कोई पेपर बेचने वाला है, उसको एक खरीदार भी चाहिए, बाजार चाहिए, मार्केट चाहिए उसके लिए। तो ये जो खरीदार थे उनको ये काफ़ी डिटरेंट लगेगा, क्योंकि इसमें जेल भी जाना पड़ा, उनकी नौकरी भी गई है और आगे भी वो किसी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो फैसला है आगे जाके बहुत लंबा गहरा असर डालेगा। सर, इसमें जैसे कि आपने बताया कि पूर्व सदस्य रामूराम राय का भी इन्वॉल्वमेंट था। अभी हाल ही में कल ही कवि विश्वास कुमार की जो पत्नी मंजू शर्मा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो आरपीएससी के सदस्य संजय सोत्री समेत बाकी जो उस समय आपकी जांच में क्या वो संदेह के घेरे में है, उन पर भी जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, क्या इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी? सब कुछ रिकॉर्ड पे है, अनुसंधान अभी मिडवे है, आगे अनुसंधान चल रहा है, जैसी जो परिस्थितियाँ आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, एक आपने भी खुलासा इसमें हुआ है कि इसमें नशे कारोबार माफिया, इसमें शराब माफिया, इस तरह के जो बड़े लोग थे, गैंग जो जिनको कह सकते हैं, वो लोग शामिल है। आपने इस बात का खुलासा किया, वो क्या मामला है सर? देखिए, ये जब अनुसंधान चल रही थी तो ये पता चला कि लोगों को लगा कि ये बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पेपर लीक करना, पेपर बेचना। तो बहुत सारे जो लीकर का धंधा करते थे या ड्रग्स का धंधा करते थे, उन्होंने सोचा कि उसमें तो जेल भी ज़्यादा जाना पड़ता है। उस समय ऐसी परंपरा थी कि कुछ दिनों में जेल से छूट जाते थे, तो इसमें रिस्क भी ज़्यादा नहीं है और प्रॉफिट की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो दूसरे ऑर्गेनाइज क्राइम में थे, उन्होंने इसमें अपने पैसे लगाने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पेपर भी पढ़ाए, तो इसमें हम लोगों ने अरेस्ट किया है। प्लस कुछ बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनके वार्ड यानी उनके पुत्र और पुत्रियां, ऐसे लोग भी इस परीक्षा में सेलेक्ट हुए हैं। और जो एक बड़ा चीज़ सामने आया है कि ये जो लोग लंबे टाइम से पेपर लीक का काम कर रहे हैं, वो लोग अपने पूरे आसपास के परिवार, रिश्तेदार, ऐसे लोगों को उन्होंने सरकारी नौकरियों में भर्ती करा दिया है। और ये आसपास के लोगों के नज़र में इतना खटकता है, इसलिए वो लोग बढ़ चढ़ के एटीएस एसओजी को ये सूचनाएं दे रहे हैं। और उसी के बेसिस पे आप जो देख रहे हैं कि पब्लिक ने हमारा काम बहुत एक तरह से कहें कि आसान कर दिया। उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया, लीड कराया। तो बहुत सारी सूचनाएं तो पब्लिक की तरफ से आ रही हैं और ये बात सही है कि बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, खुद इसमें जगदीश बिश्नोई की साली की नौकरी लगी है, गैंगस्टर जो है इसमें पौरव कालेर जो ब्लूटूथ से चोरी कराता था उसकी साली की नौकरी लगी है, जो पत्र पत्रिकाओं में छपा है सरवण बाबल जो मर्डर में सजा याफ्ता है उसकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही जालौर में कोई अफीम की तस्करी करने वाला है, उसके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। हर्षवर्धन मीना जो गैंग में सक्रिय है, उसकी पत्नी रिटर्न पास की थी। राजेंद्र यादव जो इस गैंग को सहयोग करता था पेपर के रूप में, उसके बेटे का सिलेक्शन हुआ था। इस तरह करके काफ़ी कई लोग हैं जो पहले जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है
और सीरियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लोग या तो इस धंधे में शामिल हुए या उनके वार्ड, उनके बच्चे और बच्चियां वो इस परीक्षा में चयनित हो गए थे। सर, इसके अलावा और कौन सी भर्ती परीक्षाएं जिस पे जांच चल रही है, संभावना है कि उसमें भी इस तरह का खुलासा हो सकता है? देखिए, पिछले जो 5 साल की भर्तियां हैं उसकी स्क्रूटनी अलग अलग डिपार्टमेंट कर रहे हैं। अभी एक फायरमैन भर्ती की जो जांच है वो हमारे को विभाग ने इंटरेस्ट किया है, उसमें बहुत ज़्यादा शिकायतें थी। इसी तरह जेईएन भर्ती है, और भी शिक्षा विभाग में एक बड़े लेवल की स्क्रूटनी चल रही है, उसमें जो आएगा। पीटीआई भर्ती का चल रहा है, सीनियर लेक्चरर के भर्ती का चल रहा है, टीचर ग्रेड 2 का भर्ती चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हाल फिलहाल में जो खुलासा हुआ है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब जो दिव्यांग प्रमाण पत्र वाले हैं, उसमें भी अधिकांश जो रिजर्वेशन के बेनिफिशियरी हैं वो इस रिजर्वेशन के लिए पात्र नहीं थे, अयोग्य थे। उन्होंने ये कुटरचित दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के और ये जो रिजर्वेशन है वो अनुचित तरीके से उसका लाभ लेके नौकरी में है, उसका भी विभाग ने अभी आदेश निकाला है पूरे सभी अपने विभागों को। कार्मिक विभाग का आदेश है, सभी विभागों के लिए है कि भाई अपने अपने विभाग में जो दिव्यांग कोटे से भर्ती है उनकी दोबारा जांच कराई जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। और इन सब का एक सम टोटल यह है कि आने वाले टाइम में भर्तियाँ साफ़ सुथरी होंगी। नई सरकार में जितनी भी भर्तियाँ हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरी हुई हैं, काफ़ी सिस्टमों में सुधार हुआ है। सर, एक डमी तलाक का भी एक विषय सामने आया है कि जो महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर पति में जो डमी तलाक ले लेते हैं, इस तरह का मामला भी आपके पास आया? लोग बहुत क्रिएटिव हैं। मैं आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि कल ही मेरे पास, कल सुबह में लगभग 9 बजे एक मैसेज आया है किसी युवक का, ये अनुरोध करते हुए ये इसी कोई अखबार कटिंग शेयर किया है जिसमें है कि इतनी विधवाओं ने जो फर्जी तरीके से विधवा सर्टिफिकेट बना ली हैं या परिवार तोड़ दिया उन्होंने नौकरी के लिए, तो उसका अनुरोध आया कि इस पर थोड़ी जांच की जाए ताकि शादियां कम टूटे। और उसका तो ये कहना है कि जो नौजवान है वो थोड़ा कम टेंशन में रहे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा है कि ये जांच का एक ये भी पहलू है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया था ये अबला के सहारा के रूप में दिया गया था, न कि ये परिवार को तोड़ने के लिए या ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो परिवार को डंप कर दें और वो विधवा होकर और फिर वो नौकरी प्राप्त कर ले। हमारे पास भी कुछ पहले शिकायतें आई थी जो जांच में उनके एफआईआर दर्ज है, जिसमें लोगों ने अनुचित विधवा कोटे का लाभ उठाया। सर, हालांकि जांच के बाद जो हाईकोर्ट की जो जांच है, उनका जो फैसला है कहीं किसी आंदोलन प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन अभी इस तरह से अभी हनुमान बेनीवाल और जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है वो कह रहे हैं क्रेडिट लेने का कि हम लोगों के प्रयास से ही ये भर्ती रद्द हुई। इस बारे में कुछ कहेंगे सर? वही, हर राजनेता अपने अपने सपोर्टर्स बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास करते हैं। मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हमारा काम एक प्रोफेशनल वर्क है और हम लोग उसी तक सीमित हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि वाकई ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक अपने आप में है कि 122 लोगों की गिरफ्तारी और 22 मतलब 55 ट्रेनी एसआई, जो कि दर्शकों ने भी देखा कि उस समय पूरे देश ने देखा कि वर्दी के अंदर आरपीएफ से निकाले गए और 22 कर्मचारी। तो ऐसे में आपकी टीम में, एसआईटी की टीम, आपके नेतृत्व में ऐसे कौन कौन से अधिकारी कर्मी रहे हैं जिनकी मेहनत से ये पूरा अभियान सफल हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले जो केस का अनुसंधान अधिकारी होता है उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें जो सबसे पहले लेकिन थोड़े दिन के लिए अनुसंधान अधिकारी थे, शुरुआत में वो मनराज मीना करके थे। उसके बाद भवानी शंकर मीना आईओ बने। बीच में जो अनुसंधान की कार्रवाई लंबे टाइम तक रही वो महावीर सिंह जी के पास रही। और अभी काफ़ी टाइम से, लगभग 7-8 महीने से, चिरंजीव मीना हमारे एडिशनल एसपी हैं, इनके पास अनुसंधान है। बहुत सारे लोग हैं डिप्टी एसपी रैंक में, इंस्पेक्टर रैंक में, जिनका योगदान बहुत बहुमूल्य रहा है। उन्होंने अपना काम छोड़ के, सारे काम छोड़ के, दिन रात भाग भाग के जालौर, सांचौर, धौलपुर, करौली, बांसवाड़ा, सब तरफ जाके उन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तरह
बहुत सारे जो अधीनस्थ हैं, जो हमारे हेड कांस्टेबल रैंक पे हैं, उन्होंने इतना काम किया, मैं कहूँगा 24 घंटे में 24 घंटे काम किया, क्योंकि आरोपियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी और उनके विरुद्ध दस्तावेज जो तैयार होते थे वो बहुत लंबा चौड़ा होता था। तो उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत किया, मतलब दिन रात लगे रहे हो। कईयों ने तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। आपके दर्शक, आपने पूछा है तो मैं बता दूं कि जब खाना खाने का टाइम नहीं मिलता था तो हमारे लोग रोटी और दही को हल्का छमक लगा के उससे काम चलाए हैं कई दिनों तक। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो इतने लंबे में कम से कम 20 दिन ऐसा हुआ होगा, जैसे हमारे जो अधिकारी और जो उनके अधीनस्थ जो काम कर रहे थे, वो काम की अधिकता के कारण घर नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते थे। पहले उन्होंने सोचा था कि मैं शाम को चला जाऊंगा, अचानक परिस्थितियाँ ऐसी बदल गई कि उनको जाने का मौका नहीं मिला, तो दही का छौंक लगा के रोटी भी खा के उन्होंने टाइम निकाला। एक हेड कांस्टेबल तो टाइप करते करते इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि जब वो लगभग 36 42 घंटे टाइप किया होगा तो उसके आँख के सामने धुंधला हो गया वो, मतलब वो देख नहीं पा रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने, देखिए मैं एक टीम का मुखिया होने के कारण मैं एक फेस हूँ एसआईटी का या एसओजी का, बाकी इस फेस के पीछे अनगिनत लोगों का, अनगिनत लोगों का दिन रात का योगदान है। पुलिस लाइन से बहुत सारे लोग आए, कांस्टेबल आए, महिला कांस्टेबल आए, जिन्होंने एक साथ 25 30 35 आरोपियों की जो गार्डिंग की ड्यूटी दी, उनका मेडिकल कराया। इसमें कई उनको बहुत परेशान करते थे, फिर भी उन्होंने धैर्य बनाए रखा। पूछताछ लंबी होती थी। इसी तरह आप कहें तो हमारे जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता थे, उनका योगदान बहुत है, क्योंकि उन्होंने हमारे लोगों को समय समय पर गाइडेंस दिया, जो हमारी ज़रूरत थी कोर्ट के सामने वो प्रकट किया। तो ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। गवर्नमेंट का बहुत योगदान है कि हमने 24 घंटे में कहा कि हमें सॉलिसिटर जनरल चाहिए, उन्होंने सॉलिसिटर जनरल अप्रूव कराया। हमने कहा इन मुकदमों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर चाहिए, उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर उपलब्ध कराया। हाई कोर्ट में अनुराग शर्मा जी को उपलब्ध कराया। तो सरकार ने भी हमारे से चल के आगे आगे चल के जो जो चीज़ें हमने उनके सामने अपने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए किया, उन्होंने बहुत आगे बढ़ बढ़ के किया। और इस सब का एक मतलब मिला जुला असर है कि जो आप देख रहे हैं, पब्लिक का बहुत योगदान है, क्योंकि पब्लिक ने बढ़ चढ़ के बहुत सूचनाएं दी, इतनी सूचनाएं दी कि हम एक तरह से कहें कि हम अभी कई लंबे समय तक इसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे और जांच करते रहेंगे। तो पब्लिक का, सरकार का, हमारे टीम में कांस्टेबल से लेके डीआईजी आईजी तक का सबका बहुत बड़ा योगदान है। कोर्ट में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं देखिए, जो मैंने महसूस किया है, शुरुआती के दिनों में थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई, अदरवाइज़ कोर्ट में जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, उनको जैसे ही तसल्ली हुआ कि हम लोग साफ़ सुथरी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके तरफ से हमें बहुत सहयोग मिला। कई डिफेंस के एडवोकेट ने हमें बहुत अच्छे अच्छे सलाह दिए। हमें उनको लगा कि कहीं हमें उनको बताना चाहिए, तो भी एक समाज में रहते हैं और वो भी इसमें अच्छाई चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी हमें जो लीगल गाइडेंस थी वो उपलब्ध कराई। तो ये एक बहुत समेकित प्रयास है, ये किसी एक आदमी का या एक टीम का या एक छोटे टीम का अचीवमेंट नहीं है, यह बहुत बड़ा, जिसमें कितने विजिबल इनविजिबल लोग की दुआएं शामिल है, उनकी द्वारा दी हुई सूचनाएं शामिल है, उनका मेहनत शामिल है। वाकई निश्चित रूप से आपने जिस तरह से अपने पूरी टीम को जो प्रोत्साहित किया है, उत्साहित किया, और जिस तरह से टीम को पूरा आपने मोटिवेट किया, तो आपके जैसा अगर लीडर नेतृत्व अगर होगा तो निश्चित रूप से ऐसे बढ़ती जो लीक हुआ, जो प्रकरण हुआ, इस तरह से खुलासा हो सकता है। तो उन तमाम एसओजी की वो तमाम जो टीम जिसने खुलासा किया उसको काफ़ी साधुवाद। सर एक आखिरी सवाल, ये तो ऐसे ही भर्ती रद्द हो गई, अब ऐसे लोग भी सामने आए जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी अवस्था में? देखिए, मेरी सिंपैथी उनके साथ है। वो ज़रूर इस वक्त अनिश्चितता में है, लेकिन मैं उनको एक ही सुझाव देना चाहूँगा कि अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। जहाँ इतनी बड़ी लेवल की बेईमानी पे आपका सिलेक्शन हुआ था, अब अगर साफ़ सुथरी पुनः परीक्षा होगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मैं मान नहीं सकता।
कोई बहुत ही विकट परिस्थिति पैदा हो जाए तो कोई रह जाए तो रह जाए, अदरवाइज जो अपने बलबूते इस बड़े लेवल के लीकेज में अगर वो सिलेक्ट हुए हैं दोबारा वो जरूर आएंगे। ये जो मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर पुराने विज्ञापन में परीक्षा होती है तो उस समय जिसका जो रिजर्वेशन स्टेटस था वो बहाल रहेगा, जो ईडब्ल्यूएस में है वो ईडब्ल्यूएस में रहेंगे, जो विधवा थी बाद में मान लीजिए शादी कर लिया है तो वो विधवा मानी जाएंगी क्योंकि उसी समय का स्टेटस लागू होगा। तो किसी भी तरह का जो रिजर्वेशन स्टेटस या एज उस समय जो भी परिस्थितियां थी वही परिस्थितियां अभी भी फिलहाल कैरी ऑन करेंगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं माना जाएगा या नहीं होगा, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होंगे। एक और बात जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सरकार जो मेरिट से सिलेक्ट हुए हैं उनकी हित रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है, तो सरकार उनका ध्यान रखेगी। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रोबेशन पीरियड में थे और वो वापस नहीं रिपीट, वो पुरानी नौकरी नहीं ले सकते, तो जो सरकार इतना उनका ध्यान रख रही है तो वो ज़रूर कानून में जो भी आवश्यक बदलाव होगी वो करके या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा वो निकाल के उनके हितों का ध्यान या पोषण जरूर करेगी। जो ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हैं उनको डरने की, उनको घबराने की कोई चिंता नहीं है। कोई भी जो कोर्ट फैसला करता है वो कानून की परिस्थितियों को देख के, फैक्ट को देख के करता है। सिंगल बेंच ने फैसला दिया है, सरकार अब इस पर विचार करके आगे जो आरपीएससी को प्रस्ताव भेजेगी उसमें सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि कई बार जो डिस्कशन हुआ है उसमें सरकार बहुत कॉशस थी कि जो इनोसेंट है उनको अनावश्यक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, उनको कोई परेशानी नहीं आए। तो मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि अपने मेहनत पे भरोसा रख के बस पढ़ाई पे पिल जाइए। जो ईमानदारी से भर्ती हुए थे वैसे थानेदारों को राजस्थान की बहुत ज़रूरत है, तो उस कठिन परिस्थितियों में सेलेक्ट हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली जहाँ सही और गलत की छटनी नहीं हो सकती वहाँ कैंसिलेशन की प्रक्रिया होती है, तो उसका वो ज़रूर एक उनको थोड़ा टेम्प्रोरी सेटबैक है, लेकिन मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो अपने मेहनत पे भरोसा रखें, रात दिन लग के पढ़ाई करें, वो ज़रूर राजस्थान पुलिस को एक दिन गौरवान्वित करेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। उन्हें हर हालत में पॉजिटिव रह के मेहनत करनी है। बस आखिरी एक मैसेज भारत रफ्तार के माध्यम से, ऐसे लोग जो पेपर लीक में जुड़े रहे हैं या खरीदना बेचने का जो विषय तो सामने आ गया, ऐसे लोग जो आपको एसओजी को इस तरह की कुछ सूचना देना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? एसआईटी का हेल्पलाइन जारी है, उसका नंबर सब किसी को पता है। अगर उन्हें कोई ढूंढने में परेशानी होती है तो एसआईटी जो एसओजी का नंबर है वो लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर सब कुछ उपलब्ध है, उस पर वो सूचनाएं दे सकते हैं। उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूर्णतः उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। हम उनके पहचान के बारे में उन्होंने क्या सूचना दी किसी को नहीं बताते, और फिर भी किसी को संशय है तो मेरा मोबाइल लगभग सार्वजनिक है, तो उस पर बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज देते हैं, वो सूचनाएं दे सकते हैं। सर, भारत रफ्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। कृपया करके हमारे जो सिंसियर थानेदार थे जो इस समय अनिश्चितता में है, उनके लिए मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराए कि वो पुनः आके राजस्थान पुलिस को गौरवान्वित करें। एक बच्ची का मैं वीडियो देख रहा था जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसके भाई का सिलेक्शन हुआ था, वो अभी नहीं हुआ। भर्ती कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी भर्ती हुए थे वो सब चोर हैं, ऐसा वो कह रही है कि हमने चोर डिक्लेयर कर दिया, ऐसा कतई नहीं है। ना हाई कोर्ट ऐसा कह रहा है, ना हम ऐसा कह रहे हैं। बस खाली इतना है कि सही और गलत का फ़र्क 100% करना मुश्किल था। और भी कई परिस्थितियां थी जिसको कोर्ट ने अपने फैसले में रेखांकित किया है, हमने भी विस्तृत रिपोर्ट दी थी। तो जो जिनकी नौकरी गई है, ऐसा नहीं है कि उसमें हर कोई अनुचित साधनों के प्रयोग से सिलेक्ट हुआ है। तो इस तरह का इंटरप्रिटेशन स्वयं के लेवल पे या आपके दर्शक ना करें,
उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने मेहनत से अपने बलबूते सेलेक्ट हुए थे। हाँ, ये चूँकि हम 5 साल बाद 4 साल बाद ये तफ्तीश कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत कठिन है कि मैं एक एक चुन करके कौन किसने कितना गड़बड़ी किया है, इसकी छटनी करने में मैं सक्षम नहीं था। भर्ती कैंसिल हुई है। जो अच्छे हैं वो पुणे विभाग में आए और उनके सेवाओं की विभाग को बहुत ज़रूरत है। राजस्थान पुलिस में अच्छे थानेदारों की बहुत ज़रूरत है। राजस्थान की पब्लिक को अच्छे थानेदारों की बहुत ज़रूरत है। अगर यह किसी कारण से भर्ती कैंसिल नहीं होती और ये भर्ती बहाल रहता तो सारे उम्र उनको एक दंश झेलना पड़ता, हर कोई उनको शक की निगाह से देखता। और दूसरा, अधिकांश टॉपर्स में से जो फर्जी से भर्ती हुए हैं, पेपर लीक से, डमी से, ब्लूटूथ से, गैंग के जरिए, आरपीएससी मेंबर के जरिए, वो सब लोग टॉपर्स में थे। ये तो रहते सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और वो बनते डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी। तो ये भी उनको उम्र भर साल था, नौकरी की शुरुआत है इसलिए उनको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर लंबे टाइम का जो अनुभवी पुलिस अधिकारी है वो आसानी से समझ जाएगा कि ये बेईमान तो होते हैं एडिशनल एसपी, और जो ईमानदार अपने अच्छा थानेदार मेहनत बलबूतिया था वो सब इंस्पेक्टर रहता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी योग्यता के आधार पर अपनी सीनियरिटी रिगेन कर ले, वो सेलेक्ट हो जाए और आगे आके वो राजस्थान पुलिस को एक उम्दा थानेदार साबित हो, अपना बेस्ट से बेस्ट सेवा राज्य हित में करे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में एसआईटी के मुखिया प्रमुख और एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पेपर लीक हुआ और जो पेपर लीक ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया था उनको हताश और घबराने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा मौका उनके पास में है। तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मीनारायण के साथ शैलेंद्र शर्मा, एसओजी कार्यालय, जयपुर।